आज हम शुरू कर रहे हैं वायु क्लास 7th का एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का वायु 4 है ना, चैप्टर 4 है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। अब देखो चादर शब्द आया है यहाँ पर, घनी शब्द मतलब घना। हमारी जो अर्थ है, प्लानेट है, जिसमें जीवन का अस्तित्व है बेहतर ढंग से, बहुत ही सुनियोजित ढंग से है। उसमें चारों तरफ से हवा का जो है घेरा हुआ है, और वायुमंडल कहते हैं इसको, वायु का मंडल है ना। वायु मतलब हवा है। पृथ्वी पर सभी जीवित जीव रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। हम सब लोग, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो या इंसान हो, वो सब इस पर निर्भर है, हवा पर। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है। और ये काम क्या करती है? 2 काम करती है मुख्य रूप से। आप इसको नोट्स ऐसे बनाना, वायु के कार्य। एक कार्य क्या हो गया? यह हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए हवा देती है। दूसरी, जो सूर्य से किरणें निकलती है हानिकारक, नुकसानदायक, वह जो है रोक कर हमारे जीवन की रक्षा करती है। अब आप समझ लो, एक छतरी समझ लो। ये जैसे गर्मी में हम छतरी लगाकर चलते हैं, उसकी धूप कम करते हैं, उसी प्रकार यह छतरी एक और प्राकृतिक छतरी समझ लो, वह रक्षा करती है। यदि सुरक्षा की चादर न हो तो दिन में तो क्या हो जाएंगे? उस सूर्य की गर्मी से जल जाएंगे, और रात में क्या होगी? उस ठंड से जम जाएंगे। कैसे जमेंगे? दिन में तो वो सूर्य की किरणें सीधी आकर वो जो वायु की परत है, वो कुछ ना कुछ सूर्य की गर्मी को रोक देती है और वापस कर देती है। रात में क्या होगा? जो गर्मी हमारे पृथ्वी पर पहुंच चुकी है, वो वापस चली जाती है। वापस जो आता है वो चला जाता है, मतलब वापस जाएगी। तो इतनी ठंड होगी कि जम जाएंगे। सोचिए, कल्पना करिए तो कितना मतलब विचित्र लगता है। तो कल्पना अवश्य करें, जब भी आप पढ़ें कल्पना जरूर करें। अतः यह कल्पना मतलब उस चीज़ के बारे में, कैसे है, क्या है, क्यों है, क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा हो सकता है। अतः यह वायु राशि जिसमें पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बताया। अब क्या कह रहे हैं? पृथ्वी में जो भी वायुमंडल है वह तापमान को रहने योग्य बना रहा है, ना तो कम ना ज़्यादा, मतलब इतना बना रहा है। अब जीने के लिए कितनी ज़रूरी है हर चीज़, पानी भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ हवा की बात हो रही है तो वह रहने योग्य बना रहा है। और रहने योग्य बनने के लिए कितनी ज़रूरी है? ना तो ज़्यादा ना कम। अब वायुमंडल का संगठन, संग मतलब साथ, गठन मतलब रहना। वायुमंडल एक साथ कैसे रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस करने के लिए करते हैं, वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है। हमें यह जानना होगा कि जो भी हवा, इस समय मैं सांस भी ले रहा हूँ, तो उसमें कितनी गैसें अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। इसमें बता रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की ऐसी 2 गैसें जिसमें वायु में बड़ा भाग है। अब हम ये तो पता लगाएंगे, हम कहेंगे 7 गैसें हैं वायुमंडल में जो प्रमुख है, तो उसमें हमारा दिमाग जाएगा कि तुम यार कौन ज़्यादा है, कौन कम है, कौन बराबर के हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में है। इनकी मात्रा बहुत कम है तो से कम है। और इन गैसों के अलावा धूल के कण भी है। देखिए हवा में हम अगर देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से तो धूल के कण भी दिखाई देंगे। तो वायु के विभिन्न संगठनों का प्रतिशत दिखाया गया है। देखो, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21, और CO2 ओनली 0.3 है। ऑर्गन तो और कम है, 0.93% है। अन्य सभी को मिलाकर 0.04% है। अब देखिए और चीज़ें कितनी कम है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये किसने किया कि ऑक्सीजन 21 करें, नाइट्रोजन इतना करें कि ऑक्सीजन लेने लायक हो जाए? तो ये सुंदर रचना कैसे रची गई, इसके बारे में भी अगर हम सोचें तो पढ़ने में और इंटरेस्ट जगेगा। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में नाइट्रोजन जाती है, लेकिन उसे बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए उतनी आवश्यक नहीं है। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। बताइए, पौधे भी लिविंग थिंग है और इंसान भी लिविंग थिंग है, लेकिन पौधों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पौधे सीधे नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन को हमने दिया, खेत पर छिड़क दिया, वो पौधा ले लेगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है? मिट्टी पर नाइट्रोजन चले जाएगा, या पौधों की जड़ों में, जो ल्यूमिनस पौधे हैं, दाल वाले हैं, उनकी जड़ों में जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होती है, राइजोबियम। वह क्या करता है? नाइट्रोजन लेगा, उस राइजोबियम को फिक्स कर देगा और उसको चेंज कर देगा, फिर वह पौधे लेने लग जाएंगे। अब देखिए, इतना मतलब एक बहुत बारीक जो सिस्टम है वो किसने डेवलप किया? आप बताइए। जब से इवोल्यूशन हुआ, मैं बार बार जब भी पढ़ाता हूँ, इवोल्यूशन जब से हुआ 400 करोड़ साल पहले, फिर 50 करोड़ साल बाद लाइफ शुरू हुई पृथ्वी में, तो कैसे धीरे धीरे विकास की जो गति हुई, तो समझ लिए उसी का ये परिणाम है। और आज हमारे सामने पौधे हैं, हम हैं, जो ये हमारा विकास क्रम है। तो ऑक्सीजन वायु में प्रतिशत मिलने वाली दूसरी गैस है। अब दूसरा जो नंबर आया ऑक्सीजन है।
जो हमारे लिए ज़रूरी है, मनुष्य हो, पशु हो, चाहे पेड़ पौधे हो। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। आप देखो हरे पादप, यानी कि पादप मतलब पौधे, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये ऑक्सीजन छोड़ेंगे और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हमने वृक्ष काट दिया तो संतुलन बिगड़ जाएगा। अब देखिए ये संतुलन आपके निबंध में भी काम आएगा, पर्यावरण में के निबंध जब आप लिखोगे तब काम आएगा, चाहे क्लास के एग्जाम हो, एकेडमिक हो, चाहे कंपटीशन के हो। कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है। कैसे महत्वपूर्ण देखते हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और ऑक्सीजन को वापस दे देंगे। ये लिया और ये छोड़ा। मनुष्य क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पशु जो है बाहर छोड़ेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे। इस तरह से पेड़ पौधे और मनुष्य आपस में एक दूसरे के कैसे सहयोगी है। आप समझ लीजिए जब ये सहयोगी कोई एक चीज़ कम हो जाएगा तो ये संतुलन बिगड़ेगा। कैसे, मनुष्य और पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली CO2 की मात्रा पादपों द्वारा प्रयुक्त जाने गैस के बराबर होती है। अब देखो ये क्या कर रहा है, मनुष्य ने CO2 छोड़ा और पशु ने CO2 छोड़ा और पौधों ने ले लिया। अब पौधों ने ऑक्सीजन छोड़ा, इंसानों ने ले लिया, पशुओं ने ले लिया। ये संतुलन बना रहता है, लेकिन ये संतुलन भी बिगड़ सकता है। किन कारणों से, यहीं पर एक क्वेश्चन जुड़ यह आएगा कि पर्यावरण कैसे असंतुलित हो रहा है, इसके कारण बताइए। उसके कारण है कोयला और खनिज तेल, पेट्रोल डीजल जब ये जल जाता तो उनसे जो गैसें निकलती है तो हमारी क्या होगी, CO2 तो निकलेगी ज़्यादा और ऑक्सीजन हो जाएगी कम, क्योंकि पेड़ भी कट रहा है। तो इस तरह के जो नुकसान हो रहे हैं वह वायुमंडल को बदल देगा, इसके संतुलन को बदल देगा निश्चित रूप से। फिर क्या होगा, अब आप समझ लीजिए वायुमंडल में प्रति वर्ष, हर एक वर्ष आप समझ लीजिए ये वर्ष बीता और करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर पर्यावरण में गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पृथ्वी का आयतन, किसका, CO2 का आयतन, माने आना, तन माने वो पृथ्वी का जो तन है कार्बन, वो बढ़ गया। सोचिए पहले कम था, अब बढ़ गया। एक अनुमान, एक एग्जाम्पल समझ लो, पहले आधा गिलास था, फिर आ गया पौन गिलास हो गया। तो इतना जो बढ़ा वो संतुलन बिगड़ गया। उससे क्या होगा, मौसम और जलवायु को प्रभावित करेगा। मौसम भी बदलेगा और जलवायु में भी असर पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वायुमंडल में फैल जाती है। तो अब पृथ्वी में जो गर्मी आ गई सूर्य की, वह पृथ्वी पर रोके रहेगी। ये जो वायुमंडल में CO2 ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ग्रीन हाउस गैस को भी कहते हैं CO2 गैस को। इसके अभाव में धरती पर इतनी ठंड हो जाती है, इस पर रहना असंभव हो जाता है। किंतु जब कारखानों कार की धुएं से वायुमंडल का स्तर बढ़ता है, अब देखो फिर से आ रही धुएं, जब धुआं बढ़ जाएगा किसी भी कारण से, चाहे फैक्ट्री का हो, कार का हो, धुआं बढ़ जाएगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। अब देखो कोई चीज़ तापमान बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हम अंदर जब गर्म बढ़ जाता है तो हम बाहर आ जाते हैं, तो बाहर ठंड होती है। तो ऐसे पृथ्वी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो चीज़ें पिघलने वाली चीज़ें पिघल जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया वार्म हो जाएगी और पृथ्वी में जो चीज़ ठंडी है वो पिघलने लग जाएगी, जैसे बर्फ़ है। तो इससे क्या होगा, जो जल स्तर, पानी बनेगी समुद्र में जाएगा, समुद्र का जल स्तर जाएगा, जो उसके नज़दीक की जगह है मतलब वो डूब जाएंगे, पशु पौधे सब लुप्त हो सकते हैं उस एरिया के। तो सोचिए ये नुकसान होगा। इसको हमें बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है, हम कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। आने वाला पीढ़ी कब, वो हज़ारों साल तक का भी हो सकता है, उसको बचाना है। वायु जब गर्म होती है तो फैलती है, हल्की होती है ऊपर उठती है। ठंडी वायु भारी होकर भारी हो जाती है, सघन हो जाती है, नीचे पृथ्वी रहने की जगह होती है। गर्म वायु ऊपर उठ जाता है, गर्म वायु ऊपर चला जाएगा तो ठंडी वायु उसकी जगह ले लेगा। इस तरह ये वायु चक्र भी होता है। देखो ये अखबार की कटंग है, ग्लोबल सनस्क्रीन लाइकली थिंड, ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक इरा, ये वापस ले जा सकता है जुरासिक इरा में। वार्मिंग अनस्टॉपेबल, वार्मिंग जो है गर्मी स्टॉप हो नहीं रहा है। टॉप साइंटिस्ट ऑफर वे टू आउट ग्लोबल वार्मिंग, साइंटिस्ट बार बार बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि ये ना करो वो ना करो। दिस विंटर वाज वार्मेस्ट ऑन द रिकॉर्ड्स, US की तरफ से आया कि यह जाड़ा भी गर्म हो रहा। CO2 लेवल 8 ईयर हाई, सोचिए 8 लाख साल के बराबर हाई हो गया। ये सब हमें जानना चाहिए। अब इसकी अगली हेडिंग है वायुमंडल की संरचना। अब वायुमंडल तो कह दिया हमने, वायुमंडल बनता कैसे है क्या। वायुमंडल के 5 स्तर बताए गए हैं। कैसे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्वायुमंडल। इनकी चार्ट भी दे रखी है, चित्र भी दे रखा है, डायग्राम। तो यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। पहला क्षोभ मंडल, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। सपोज आप घर से 13 किलोमीटर की दूरी आप समझ लो वहाँ है, मेरा स्कूल है 13 किलोमीटर दूरी, या मार्केट है, उसी दूरी को आप ऊंचा कर दो तो ऊंचाई में आप समझ लो इतनी ऊंचाई में है। ये पहला, ये समझने के लिए है।
हम इसी मंडल में वायु सांस लेते हैं, ऑक्सीजन वगैरह। और इसी में क्या होता है, वर्षा भी आएगी, कोहरा भी पड़ेगा, ओला वर्षण इसी परत के अंदर होता है। अगर आज कोहरा पड़ा है, ओला वर्षण हो रहा है या बारिश हो रही है, समझ लो कि ये 13 किलोमीटर की दायरे में हो रहा है। अगला आ गया समताप। समताप मतलब समान ताप मंडल, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर है अगला। ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ही समझ लेते हैं, 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, लगभग 50 किलोमीटर है यह परत। इसमें क्या होगा, बादल और मौसम संबंधी घटनाएं होती रहेंगी। यहाँ पर हवाई जहाज़ भी उड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मौसम बदलता ही नहीं है, हवाई जहाज़ आराम से आ जा सकती है। महत्वपूर्ण ओजोन गैस की परत भी होती है। सूर्य से किरणें आ रही है बहुत तेज़ की, गर्मी की झुलसाने वाली, तो ओजोन क्या कर दिया, उसको रोक दिया और हमारी हानिकारक गैसों से रक्षा करती। इसके बाद है मध्य मंडल, ये बीच का है, 2 नीचे हो गए 2 ऊपर हो गए, बीच का है। इस तरह से हम अपने आप एग्जाम्पल बना के समझेंगे तो ये बेहतर होगा, समझ एकदम आ जाएगा। मध्य मंडल, क्योंकि इसके बाद 2 है, इसके नीचे 2 है, ठीक ऊपर होती है। यह 80 किलोमीटर में चला गया इसकी ऊंचाई। तो सोच लिए कोई शहर हमसे 80 किलोमीटर दूर है, हमने सोच लिया कि इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर, उस शहर के दूरी को अगर ऊंचाई में डाल देंगे तो समझ लो कि उतने के बराबर है। और जब भी इस ऊंचाई में कोई उल्का पिंड, जो पिंड है सौर मंडल में, वो नीचे गिर रहा है तो इसके 80 किलोमीटर आते ही वो जल जाता है। अगला है वायुमंडल, जो बाहर का। अब दोनों जो है बाहर के ओर है। ये हो गया तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इसकी तापमान बढ़ती जाएगी। आयन मंडल इस परत का भाग है, 80 से 400 किलोमीटर दूर का है। रेडियो की जो तरंगें हैं नीचे से ऊपर जाती है, वो वापस यहीं से होकर आती है, उससे ऊपर नहीं जाती हो, पृथ्वी पर पृथ्वी पर। अब वायुमंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल नाम जाना गया। सबसे बहिर मतलब बाहर का। इसके बाद फिर हम परत की बात नहीं करते हैं, ये लास्ट है। और इसमें जो है हल्की गैसें, हीलियम है, हाइड्रोजन है, यही अंतरिक्ष में फैलती रहती है और तैरती रहती है। आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक चार्ट भी दे रखा होगा, पीरियोडिक टेबल। तो हाइड्रोजन तो है पहला नंबर, हीलियम है सेकंड, तो ये है। तो इस तरह से अगर हम नोट्स भी बनाना चाहें इसका वायु के बारे में, कि वायुमंडल और वातावरण में क्या कहते हैं, वायुमंडल का बदलाव, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, संतुलन बना रहता है। इसकी संतुलन बिगड़ती है किससे, पर्यावरण प्रदूषण से। पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, कि जब हम इनके वैकल्पिक उपाय करेंगे, कोयला गैस की जगह हम दूसरी चीज़ों का यूज़ करेंगे अपनी एनर्जी के लिए, तो ये बढ़ेगी नहीं और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा, बर्फ़ नहीं पिघलेगी, तो हमारे समुद्र के जो एरिया है, वनस्पति है, जीव जंतु बचे रहेंगे। अब देखो यहाँ एक महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधे लेते हैं, डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। उस नाइट्रोजन के पेड़ के नीचे, पेड़ जो है बैक्टीरिया को अपने पास रखता है कि तू मेरा काम कर, मैं तुझे खाना दूंगा। तो इस तरह से सहज जीवन करके रखा जा सकता है। और 5 ताप होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। इस तरह से एक छोटा सा नोट्स बनाएंगे। तो जैसे क्षोभ मंडल में क्या हो गया, 13 किलोमीटर है, इसमें क्या होता है, वर्षा कोहरा होता है। समताप मंडल में बादल है और ओजोन गैस से रक्षित करता है। मध्य मंडल में क्या है, 80 किलोमीटर है, जिसमें क्या होता है, इसमें इस परत में क्या होता है, उल्का पिंड जल जाता है, यहाँ पर आप समझ लो। और समताप मंडल बीच का, हवाई जहाज इसी तक में जाता है, 50 किलोमीटर तक में। वायुमंडल 400 किलोमीटर तक है, रेडियो को वापस आता है। तो यहाँ पर रेडियो के बारे में, जो बाहरी मंडल है, हीलियम वहाँ पर तैरती है। इस तरह से एक छोटा चार्ट में इसको बना के हमें पढ़ना चाहिए। आज के पेपर में ये भी आया है कि वो इसी से संबंधित है। 21 जून अर्थात बुधवार को वर्ष का सबसे बड़ा दिन है ना। कैसे बड़ा दिन है, बड़ा दिन से मतलब उसकी विस्तार, मतलब टाइमिंग में बड़ा है। अगर 12-12 घंटे का दिन हम रात मानते हैं, तो इस दिन को क्या होता है, ये इस चैप्टर से हट कर है, चूँकि आज के पेपर में आया है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। कर्क रेखा पर दोपहर 12 बजे हमारे देश के भोपाल और रतलाम एक ऐसी जगह है, वहाँ पर अगर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी, कोई छाया नहीं दिखाई देगा उस आदमी का। कहते हैं ना, परछाई साथ साथ चलती है। लेकिन वर्ष का ऐसा दिन भी आता है 21 जून को, जहाँ परछाई नहीं होती है उस जगह पर। फिर 22 दिसंबर को उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में जवाहर तारामंडल के यहाँ के बारे में कहा गया कि यह कर्क रेखा विषुवत रेखा के ऊपर है, और उसके बाद नीचे आ जाता है विषुवत रेखा से मकर रेखा। तो शीघ्र सूर्यास्त विलंब से वो होगा, तो वो पूरा दिन सूर्यास्त विलंब से होगा। प्रयागराज में सूर्योदय आज 5:12 में हुआ, 6:56 को जो है अस्त होगा। तो आज का 2 दिन होगा 13 घंटे 44 मिनट, यानी 1 घंटा 44 मिनट ज़्यादा होगा, और रात हो जाएगी 10 घंटे 15 मिनट का। तो भौगोलिक दृष्टि से
यह जिला 25.5 डिग्री रतलाम और वो अक्षांश पर है। जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ेगा यह स्थान दिन लंबा होता जाएगा पृथ्वी की परिक्रमा के कारण। अब ये क्यों होता है? पृथ्वी घूमते जा रही है, परिक्रमा करते जा रही है। 21 जून के बाद दिन में 21 जून के बाद दिन की अवधि फिर बराबर हो जाएगी। कब? 21 सितंबर जाएगा तो रात लंबी होती जाएगी। इसी क्रम में जब 22 दिसंबर को होगा दक्षिण गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में रात सबसे लंबी हो जाएगी और दिन सबसे छोटा हो जाएगा। अब देखिए इसी के उल्टा क्या होगा, 21 जून को होगा, फिर 22 दिसंबर को रात, इसके अपोजिट में रात लंबी हो जाएगी, दिन छोटा हो जाएगा। ये सब किन कारणों से होगा? पृथ्वी के घूमने की गति के कारण। तो ये एक्स्ट्रा ये हो गया। तो इस तरह से हमें न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए और अपने आसपास जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है उसको भी देखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हम एक बेहतर समझ रखते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, निबंध जब लिखना है इसी तरह से आप लिखें, सब चीज़ों को मिलाकर ये उस पैराग्राफ को, उस निबंध की जो बॉडी है, उसकी जो संरचना है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, तब एक अच्छा निबंध बनता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे हम क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंटर पढ़ रहे हैं या बड़े एग्जामों के कंपटीशन दे रहे हैं, पीसीएस आईएएस, उन सब में इसको करें। धन्यवाद, थैंक यू। प्रिया, प्रैक्टिस ज़रूर करें।